हमारे विश्व में 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को सबसे बड़ा माना जाता है, जिनका नाम है S&P, फिच एंड मूडीज। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का काम करती हैं। अब ये क्या होती हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज? जैसे जब आप अपनी क्लास में पढ़ते हो तो आपके टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट में आपको मार्क्स दिए जाते हैं, उसका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है जिससे पता चलता है कि क्लास का टॉपर कौन है, क्लास में सेकेंड पर कौन है और कौन से स्टूडेंट्स हैं जो किस सब्जेक्ट में वीक हैं या फेल हो रहे हैं। तो ऐसे ही जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं उनका भी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है और इस रिपोर्ट कार्ड को तैयार करने का काम होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का। ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं ये सभी कंपनीज को देखती हैं कि इनके ऊपर कितने कर्ज हैं, इनकी प्रॉफिट कितनी है, इनकी टर्नओवर कितनी है, इन्होंने कितनी जो है और टैक्सेस भरे हैं, क्या कोई फ्रॉड किया है, हर एक चीज को देखकर ये लोग एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं। और इन्हीं यही जो होती हैं कंपनीज, इन्हें हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कहते हैं। हमारे विश्व की जो सबसे बड़ी 3 है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, S&P यानी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, फिच और मूडी, ये 3 सबसे बड़ी हमारे विश्व की कंपनीज मानी जाती हैं। फिलहाल में एक खबर आई है जिसमें मूडीज ने कहा है कि जो येस बैंक है उसकी परफॉर्मेंस को वो स्टेबल ग्रेड कर रहे हैं अगले 1 से 1.5 साल के लिए। तो जरा समझते हैं बातों को। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, मूडी इन्वेस्टर सर्विस ने कहा है कि ये येस बैंक की रेटिंग को, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है इनकी, वो स्टेबल अफर्म कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हाँ ये स्टेबल रहेगी अगले 12 से 18 महीने के लिए। जो येस बैंक की कैपेसिटी है फॉरेन करेंसी में और लोकल करेंसी में अपने ऊपर के कर्ज को पे करने की, वो भी अभी फिलहाल में क्या है, उसको भी आप कह सकते हो इन्होंने स्टेबल आउटलुक दिया है या BA3। अब BA3 को आप ये नहीं कहोगे कि बहुत है, हम कहते हैं ना इनको A ग्रेड मिला, उनको B ग्रेड मिला है। वैसे ही जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं इनके भी ग्रेड्स होते हैं। अभी मैं आपको सेशन के बाद में बताऊंगी मूडीज कैसे कैसे ग्रेड करता है और इसमें से हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए आपको पूरे सेशन में बने रहना होगा। खैर, तो मूडीज ने जो ये ग्रेड किया आप देख सकते हो BA3 आप ये नहीं कहोगे कि मोर देन एक्सपेक्टेशन, इट इज लाइक ठीक ठीक, ओके ओके, काम चला हुआ है, ये वाला होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब नहीं है। अब मूडी का कहना है कि जो येस बैंक की एसेट क्वालिटी है, येस बैंक का एसेट, बैंकों के लिए संपत्ति क्या होती है? बैंकों के लिए संपत्ति होती है जिससे बैंकों को प्रॉफिट हो, जैसे कि लोन्स हो गए, जैसे कि उन्होंने अपने पैसे जहां भी निवेश किए हैं। तो ये जो बैंक की एसेट क्वालिटी है आप देख सकते हो ये स्टेबल रहेंगी, ठीक है। और जो इनकी ज्यादातर प्रॉब्लम एसेट्स थी उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। इंडिया की अभी इकोनॉमिक मोमेंटम भी जो है वो ओवरऑल सही है और ये जो इनकी परफॉर्मेंस है अपने न्यूली ओरिजिनेटेड लोन्स, यानी ओवरऑल इंडिया में जो ऐसे लोन्स ओरिजिनेट हो रहे हैं अभी फिलहाल में वो ओके ओके दिख रहा है, उसको लेके बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि येस बैंक का जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग लोन का मतलब होता है वो लोन्स जो बर्बाद हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन लोन्स की बात की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग लोन है ये पहले 13.9% तक था पिछले साल तक, जो घटकर इस साल मार्च 2023 में 2.2% हो गया। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप देख सकते हो। और जो इनका NPL था, बेसिकली ये इतना कम कैसे हो गया है? इतना कम हो गया है क्योंकि जो इनके लोन बर्बाद हुए थे। अब आप लोग एक बात समझिएगा, कोई भी व्यक्ति बैंक से जब भी लोन लेता है, कोई भी व्यक्ति अगर बैंक से लोन ले रहा है तो बैंक इससे कहती है हमें कुछ गिरवी दो, बैंक इससे कहती है हमें कुछ गिरवी दो ताकि हम तुम्हें लोन दे सके। अगर कल को तुम लोन वापस नहीं किए तो इस गिरवी को बेच के हम अपने काम करेंगे। तो अगर इस व्यक्ति ने लोन वापस नहीं किए तो यही हम कहलाता है, इसको क्या कहते हैं? NPA कहते हैं। और जब ये NPA बन जाता है तो ये जो व्यक्ति ने लोन लिया था उसके बदले में जो भी गिरवी रखा था, बैंक इसको क्या करती है? बैंक इसको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे देती है, ये इसको मार्केट में बेच देता है। और यहाँ जो उनके पूरे पैसे बर्बाद हो सकते थे कुछ बच जाते हैं क्योंकि इस व्यक्ति ने कुछ गिरवी रखा था और इसको बैंक ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की मदद से मार्केट में बेच के अपना पूरा नुकसान होने से कुछ बचा लिया। यही काम किया है येस बैंक ने। इन्होंने भी जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स थे वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया, जिसकी वजह से इनके पास जो टोटल नॉन परफॉर्मिंग लोन्स थे वो 13.9% से घटकर 2.2% हो गया। ऐसा नहीं हुआ कि एकदम रातों रात हो गया। इन्होंने जो बेकार लोन थे उसको मार्केट में सेल करके और अपने वहां के NPA को कम कर दिया। ये आप देख सकते हो। येस बैंक का जो कैपिटल है यहाँ पे भी जो है प्राइवेट इन्वेस्टर से इन्होंने अच्छे पैसे उठा लिए हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। अब अगर हम बात करें मूडीज है क्या, तो मूडी जो है बेसिकली आप कहोगे कि ये एक संस्था है, ठीक है, एक रिस्क असेसमेंट फर्म है, यानी कि रिस्क को भांपने वाली फर्म, ठीक है, भांपने नहीं मापने वाली फर्म है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो।
तो ये डेटा तैयार करते हैं, सॉल्यूशंस देते हैं, और इसकी वजह से अब इन्होंने क्या किया, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनकी पोजीशन को देख करके उनका पूरा ऑब्जर्व करके एक डेटा वगैरह तैयार कर लेते हैं। इसकी वजह से जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें मदद मिल जाती है। मान लो मैं हूँ, मैं जानना चाहती हूँ किसी कंपनी में, जैसे मुझे इस बैंक में पैसा लगाना है, मैं सोच रही हूँ क्या मुझे लगाना चाहिए, क्या मुझे नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैंने देखा कि हाँ इस बैंक का अभी फिलहाल में जो आउटलुक है वो स्टेबल है अगले 12 से 18 महीने तक, तो देयर आर चांसेस कि ये बर्बाद नहीं होगी, क्योंकि मूडी जैसी बड़ी संस्था ने यस बैंक की पूरी डेटा को एनालाइज करके अपनी तरफ से ये निर्णय लिया है कि इनको स्टेबल आउटलुक दिया जा सकता है 1 से 1.5 साल के लिए, यानी कि अभी मैं फिलहाल में सेफ हूं और अभी अगर मैं पैसे लगाती हूँ तो इतनी बर्बादी नहीं होंगे। तो इन लोगों की यही डेटाज होते हैं, उससे एक सॉल्यूशन मिलता है इन्वेस्टर्स को और वो जान सकते हैं कि उन्हें अपने पैसे निवेश करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, जो आप यहाँ देख सकते हो। इनका कहना है कि ये ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं। देखो जाहिर सी बात है, मान लो कोई कंपनी आपको कह रहा है कि हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे झूठ बोल रहा है। अगर कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसकी पूरी परफॉर्मेंस एनालाइज करके आपके सामने रिपोर्ट रख देगा तो एटलीस्ट आपके पास एक ट्रांसपेरेंसी रहेगा कि इसने ये कैसी कंपनी है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम होता है, अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं जो भी उसके डिसीजन मेकर हैं जिनको पैसे लगाने, और इसकी वजह से एक प्रोग्रेस ओवरऑल इकोनॉमी में जो होती है वो बेहतर चलती है। ठीक है, अब बाकी लिखा हुआ है कि 40 कंट्रीज हैं जहाँ पे जो है ये अलग अलग तरीके से अपनी रिपोर्ट्स को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, अगर मैं मूडीज के साथ फिच और S&P की भी बात करूं तो टोटल जो है इन्हें कहा जाता है बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को कई बारी इंटरचेंजेबल भी कहा जाता है। मूडी, S&P और फिच जो हैं ये अलग अलग तरीके से बॉन्ड करते हैं। S&P और फिच क्या करते हैं कि कोई भी सिक्योरिटी के कितने चांसेस हैं कि ये बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, जबकि मूडी का काम क्या होता है कि ये बर्बाद हुआ तो इससे कितना नुकसान होगा। ठीक है, तो S&P और फिच देखेंगे कि इसके बर्बादी के कितने चांसेस हैं, और मूडी देखेगा कि अगर बर्बाद हो गया तो उससे कितना नुकसान होगा। तो ये अपने अपने तरीके से काम करते हैं तीनों संस्थाएं। ठीक है, ये मूडी की जो है रेटिंग होती है, रेटिंग स्केल। ठीक है, वैसे तो रेटिंग स्केल बहुत है लेकिन जनरल ये होती है। इसमें ए वाली कैटेगरी आप देखो, ए वाली कैटेगरी आप एक चीज समझ सकते हो कि ये सेफ है। ठीक है, ओवरऑल इसमें जो क्रेडिट रिस्क है ये लो है। ठीक है, यहां देखिएगा, ट्रिपल ए का मतलब होता है अगर किसी भी संस्था या बॉन्ड वगैरह को ट्रिपल ए की रेटिंग दे दी गई, यानी तुम तो टॉपर हो, तुम्हारे साथ तो रिस्क नहीं है, तुम्हारा तो IIT बैंक MBBS सब में सिलेक्शन पक्का, तुम्हारे ऊपर तो रिस्क ही नहीं है, तो ये बेस्ट है। डबल ए का मतलब है कि तुम भी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो, 1-2% के चांसेस हैं कि शायद कुछ ना हो पाए। ए का मतलब है कि भैया तुम भी 90% तो ऊपर ही ला रहे हो, थोड़ा बहुत रिस्क तुम्हारे साथ और बढ़ जाता है। फिर बी वाली रेटिंग आ जाती है, तो बी वाली जो है ना, इनकी जो पोजीशन होती है थोड़ी सी कम सेफ होती है। ठीक है, आप कहोगे लिटिल लेस सेफर, पता नहीं ये सही अंग्रेजी है कि नहीं है, इसका मतलब है कि ये उतनी ज्यादा सेफ नहीं है। आंचल मैडम से पूछ लेना आप लोग कि लिटिल लेस सेफर सही है कि नहीं। खैर, तो यहाँ पे जो ऑब्लिगेशंस हैं BAA ये मॉडरेट क्रेडिट रिस्क रहेगा। BA का मतलब होता है कि आपके पास में जो क्रेडिट रिस्क है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा है, और B का मतलब होता है कि यहाँ पे क्रेडिट रिस्क ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे पैसे लगाए तो फंसने के चांसेस हैं। फिर आता है सबसे खतरनाक C, ये होता है हाईली रिस्की। अगर किसी भी संस्था वगैरह को C में रेटिंग दी जा रही है तो वहां पे तो जाना ही मत, कोई रिस्क नहीं लेने का रे बाबा, यहां जाना ही नहीं है। तो आप देख सकते हो CAA क्या होता है, पुअर स्टैंडिंग होती है, इनकी क्रेडिट रिस्क ज्यादा है। CA का भी मतलब होता है कि भैया इनके वहां पे और दिक्कत हो सकती है, आप अगर पैसे लगा दिए तो आपके पैसे पूरी तरह डूब जाएंगे, ना प्रिंसिपल मिलेगा ना इंटरेस्ट मिलेगा। और C है तब तो उसको दूर से नमस्ते करके निकल लो चुपचाप से, दूर से प्रणाम, हमको आना ही नहीं है क्योंकि आप तो पक्के डूबोगे लेके। तो इस तरीके से ये संस्थाओं वगैरह को रेटिंग कर देते हैं। उस रेटिंग को लेके हम लोग जो है अपनी तरफ से एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि यहाँ पैसे लगाना, इनके पास पैसे लगाने सही है या नहीं है। अब यहाँ पे मेरा आप सभी से एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये इस बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पर है? एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये इस बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पर है?
अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज बताइएगा। आप बाकी अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर सकते हो कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव क्लास होती है, बिकॉज ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपके एग्जामिनेशन में कितनी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं आपको कोई आइडिया नहीं है। तो छोड़ना नहीं है, सारी वीडियोस को देखना है। और अगर आप मेरे साथ लाइव क्विज में कनेक्ट करना चाहते हो तो डेली बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर 12 PM पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। नाउ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू, बाय।